Good morning, students. This is Arpit Gupta from Shiv Jyoti Educational Group कोटा। स्टूडेंट्स, आज हम हमारा व्यवसाय अध्ययन का तीसरा पार्ट जिसका नाम है निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमने पहले भी अपने पिछले वाले पार्ट में पढ़ा था कि जो भी उपक्रम होते हैं उनको मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। पहला आता है निजी उपक्रम और दूसरा आता है सार्वजनिक क्षेत्र वाले उपक्रम। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो उन्हें मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। पहला आया सार्वजनिक क्षेत्र और दूसरा आया निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इनको विभागीय उपक्रम, वैधानिक नियम और सरकारी कंपनियों में बांटा जाता है। निजी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो एकल स्वामित्व, साझेदारी, संयुक्त हिंदू परिवार, सरकारी कंपनियां, संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां। अब देखा जाए तो भाई जो कंपनी 2013 का प्रावधान लागू हुआ, कंपनी अधिनियम 2013 का प्रावधान जब लागू हुआ तो उसने बोला कि भाई पहले जब 1956 की बात थी तब पहले ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था कि एक ही व्यक्ति कंपनी चला सकता है। लेकिन 2013 में इसको बदला गया और सरकार ने बोला कि नहीं, अब हम किसी एक व्यक्ति को भी कंपनी चलाने का अनुमति दे देते हैं। कोई एक व्यक्ति अगर कंपनी चलाना चाहता है तो वो चला सकता है। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के प्रारूप की बात की जाए तो सबसे पहला आता है विभागीय उपक्रम। जैसे हमने हमारी जितनी भी चीज़ें सुनी हैं उसमें ये भी सुना होगा कि भाई रेलवे, जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, डाक, तार, दूरदर्शन, ये सारी चीज़ें किसके नियम के अनुसार चलाई जाती हैं? सरकार के नियम के अनुसार चलाई जाती हैं। इनका कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता। इसका मतलब इन कंपनियों को सरकार से अलग नहीं किया जा सकता। जितना भी वित्त आता है वो सरकार अपने खजाने में से देती है। जितनी भी कर्मचारियों की तनख्वाह है वो भी सरकार अपने खजाने में से देती है। इनके कार्य के लिए संबंधित मंत्रालय जवाबदेही होता है, जिसके अंडर या जिसके पास इनका कार्यभार होता है उन्हीं को इनके लिए जवाबदेह होना होता है। जैसे अगर कुछ नुकसान हो गया, कोई नई चीज़ लागू करनी है तो क्यों करनी है, उन सारी चीज़ों की जवाबदारी किसकी होगी? उन सारी चीज़ों की जवाबदारी संबंधित मंत्रालय की होगी। अगर विभागीय उपक्रमों के गुण की बात की जाए तो सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होने वाले के कारण यह सरकार द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए अधिक सक्षम होती है। देखिए, जब काम सरकार कर रही है, नियम सरकार बना रही है, तो उनको लागू करवाना भी क्या हो जाता है? बहुत आसान हो जाता है। इनकी जितनी भी आय होती है, जैसे हमने कोई टिकट बुक कराया, हम यात्रा करने वाले हैं, उसके लिए हमने बुकिंग कराई, तो जितना भी पैसा हमसे लिया गया वो कहाँ जा रहा है? सरकारी खजाने में जा रहा है। इन सारी चीज़ों के लिए जो भी हमारे सांसद होंगे वही क्या रहेंगे? उत्तरदायित्व होंगे, उनकी उत्तरदायित्व रहेगी। बजट जब बनाया जाएगा सरकार द्वारा तो कितने धन का उपयोग हुआ, कितने धन का सदुपयोग किया गया, किस किन चीज़ों के लिए उन धनों का काम में लिया गया, वो सारी चीज़ें हमें लिखनी पड़ती हैं। अगर इनके कुछ सीमाओं की बात की जाए तो इनका लचीलापन बहुत कम होता है, क्योंकि इन सारे विभागों को सरकार की नीतियों को क्या करना पड़ता है? मानना पड़ता है। ये अपने हिसाब से कार्य नहीं कर सकती। दिन प्रतिदिन के काम में अत्यधिक लाल फीताशाही, जैसे बोला जाए कि भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फाइल्स, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमें पत्र बनाने पड़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि सारी चीज़ें हमें किसको देनी है? सरकार को देनी है। अगर सरकार को कुछ गड़बड़ी लगी तो वो क्या कर सकती है? आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। इसके प्रबंध सरकारी अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। जैसा कि हमने पहले बात करी, जितना भी काम है वो कौन कर रहा है? सरकारी लोग कर रहे हैं, तो इनका प्रबंधन करने की जिम्मेदारी भी किसकी हो गई? सरकार की हो गई। अगर इनकी उपयोगिता की बात की जाए, जहाँ पे सारा नियंत्रण किसको करना है? सरकार को करना है। देखिए, हमारी तीन चीज़ों की अगर बात की जाए मुख्यतः, जैसे कि रेलवे, हमारी एटॉमिक पावर, और हमारा जितना भी डिफेंस वाला पार्ट है वो किसके पास है? सरकार के पास है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम निजीकरण कर भी नहीं सकते। हमारी सुरक्षा के लिए सारा डिफेंस सरकार के पास होना चाहिए। रेलवे
जो हमारी चीज़ है उसमें सभी लोग सफ़र करते हैं, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, तो उसके हिसाब से उनकी जो टिकट की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो सब अफोर्ड कर पाएँ इजीली। तो उन सारी चीज़ों के लिए क्या किया जा रखा है, ये जो 3 चीज़ें हैं ये अभी भी किसके पास है, सरकार के पास है, और इनका निजीकरण नहीं किया गया है। अगर बात की जाए तो वैधानिक निगम की अगर बात की जाए तो इनकी स्थापना सांसद या राज्य विधानमंडल द्वारा की जाती है। जैसे आपने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुना होगा, जैसे कि आपने गेल, जो हमारी गैस पाइपलाइंस बिछ रही हैं, हमारी जो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सारी चीज़ें कौन देखता है, राज्य सरकार देखती है। जितना भी पेट्रोल आता है, उसका जितना भी टैक्स आप दे रहे हैं, जितना भी कर आपके ऊपर लग रहा है, वो किसके पास जा रहा है, राज्य सरकार के पास जा रहा है, क्योंकि उनके नियंत्रण के आधार पर ये सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं। तो जो भी पैसा ये लोग लेकर आ रहे हैं वो किसको देना है, उनको केंद्र सरकार को देना है, अपना कुछ टैक्स काट के, अपना कुछ इनकम काट के। तो राज्य सरकार को इन पे कड़ी निगरानी रखनी पड़ती है। अगर इनके लक्षण की बात की जाए तो इनका निर्माण विशेष अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। एक विशेष नियम के अंतर्गत इनको बनाया जाएगा और उसी के अंदर इनके सारे नियम लिखे जाएंगे। इसका एक पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। इसका मतलब सरकार और इन कंपनियों को अलग अलग रखा जाता है, अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। इनके कर्मचारी की भर्ती और चुनाव अधिनियम में दिए गए। अब इनको अगर भर्ती करना है, यहाँ पे किसी भी अगर कर्मचारी को लेना है, तो जो प्रावधान लिखे गए हैं उसके अंतर्गत उनके नियमों को पढ़ते हुए ही उनकी भर्ती की जाएगी। अगर लाभ की बात की जाए तो आंतरिक स्वतंत्रता होती है, क्योंकि प्रत्येक कार्य को करने के लिए स्वतंत्र, राजनीतिक हस्तक्षेप भी स्वतंत्र होता है सरकार का। बार बार इसमें कोई भी सरकार अपने नियमों को लागू नहीं कर पाती। जो एक बार प्रावधान दे दिए, आपको उन्हीं के हिसाब से काम करना है, तो ज़्यादा स्वतंत्र होकर आप काम कर सकते हो। शीघ्र निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाल फीताशाही नहीं होती। आपका जो निर्णय लिया जाएगा वो क्या होगा, एकदम स्वतंत्र होगा। और जो सांसद है आपका, उसका नियंत्रण रहता है, उसको आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, पैसे का सही हिसाब उनको आपको देना पड़ता है। अगर इनकी सीमाओं की बात की जाए तो दरअसल ये बहुत ही लचीलेपन इनमें भी नहीं पाया जाता। दूसरी चीज़, सार्वजनिक नियमों को किसी प्रकार के प्रतियोगिताएं का सामना नहीं करना पड़ता। अब देखिए, जो भी सरकारी कंपनी है या फिर जो भी ऐसी है जिनका नियंत्रण या तो कोई भी राज्य सरकार कर रही है, उनके लिए कोई भी प्रतियोगिता की चीज़ नहीं है। उनको किसी से लड़ना नहीं है, किसी से compete नहीं करना है। उनको क्या करना है कि भाई हाँ, हमें सारी सेवाएं प्रदान करनी है और लोगों की भलाई के लिए ही काम करना है। अगर सरकारी कंपनी की बात की जाए तो वह ऐसी कंपनी होती है जिसमें कम से कम 51% हिस्सा किसका होगा, या तो राज्य सरकार का होगा या केंद्र सरकार का होगा या फिर राज्य और केंद्र सरकार का मिलाकर होगा। जैसे आपने सुना होगा BSNL, जो हमारी टेलीकॉम सर्विसेज हैं, जो हमें दूरभाष सेवाएं प्रदान करती हैं, उनमें बात की जाए तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें 51% हिस्सा तो किसका है, सरकार का है, और बाकी का जो 49% हिस्सा है वो किसका है, या तो किसी निजी कंपनी का या फिर निजी लोगों का, उसमें 49% हिस्सा है। इन कंपनियों का जो पंजीकरण होता है वो 1956 या फिर जो नया कंपनी अधिनियम लागू हो रहा है उसके अंतर्गत किया जाता है। अभी की बात की जाए तो कंपनी अधिनियम 2013 चल रहा है, तो इन कंपनी का जो भी पंजीकरण है वो किस में माना जाएगा, 2013 में। अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि भाई कंपनी पुरानी भी है, अब अधिनियम 2013 लागू हो गया, तो उन कंपनियों को क्या दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, दोबारा नए अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना पड़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पुराने किसी अधिनियम में पंजीकृत हैं और कोई नया अधिनियम आ जाता है तो आपको स्वतः ही उस नए अधिनियम में पंजीकृत मान लिया जाएगा। अगर बात की जाए तो इनके लक्षणों की, तो इनका अपना पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। अब देखिए, हम BSNL को उसके नाम से जानते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई ये केंद्र सरकार, आज हम बात करें मोदी जी के नाम से नहीं जानते BSNL को, हम उसको उसके खुद के नाम से जानते हैं। तो इनका जो अस्तित्व होता है वो क्या होता है, अलग होता है। कंपनी में कम से कम 51% हिस्सा किसका होता है, सरकार के पास होता है।
इसका प्रबंधन सरकार तथा अन्य अंशधारियों के द्वारा चुने गए संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, ऐसा भी नहीं है 51% सरकार का हो गया तो सारे निर्णय सरकार लेगी। इसमें जो निर्णय लिए जाएंगे वो दोनों के द्वारा, भाई आपके जो निर्णय लिए जाएंगे वो सरकार द्वारा भी और अन्य अंशधारियों जिनके पास 49% है उनके द्वारा भी किया जाता है। इन कर्मचारियों की भर्ती तथा नियुक्ति कंपनी के सीमा नियम तथा अंतर नियमों के अनुसार किया जाता है। जो भी भर्ती की जाएगी, जो नियम हमने लिख दिए उसके अनुसार ही उनका चयन किया जाएगा। सरकारी कंपनी को कोष सरकार एवं अन्य निजी अंशधारियों से प्राप्त होता है। इन कंपनियों का जितना भी अंश आएगा, जितना भी पैसा आएगा, वो दोनों के द्वारा, अंशधारियों द्वारा और सरकार द्वारा, क्योंकि दोनों की हिस्सेदारी है तो पैसा भी कौन लगाएगा, दोनों लोग लगाएंगे। अगर इनके लाभ की बात की जाए तो सरकारी कंपनी की स्थापना आसान होती है। इनको कंपनी अधिनियम के अंदर पंजीकृत कराना होता है और ये अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। ये पेशेवर प्रबंधकों के लिए उच्च वेतन पर नियुक्त कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पैसा सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे सामने वो क्या है, पैसा है। अगर पैसा की कोई कमी नहीं है तो हम अच्छे से अच्छे लोगों को इन कंपनियों में रख सकते हैं। अब अगर अंशधारियों के द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा तो सरकार देगी। अब ज़्यादा पैसा किसका लगा हुआ है, 51% किसके पास है, सरकार के पास। तो सरकार को उनको चलाने की क्या हो जाती है, ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है। और सरकार के पास पैसा कभी ख़त्म हो नहीं सकता, क्योंकि उसके पास अलग अलग तरीके से पैसा आता रहता है। तो इन कंपनियों में पेशेवर लोगों को, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट या बड़े बड़े लोग जिनके पास बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियां हैं, उन लोगों को रखना कंपनी में बहुत सरल हो जाता है। अगर इनके सीमाओं की बात करें तो सरकारी कंपनियों में सरकारी अधिकारियों, मंत्रियों तथा राजनेताओं का बहुत अधिक हस्तक्षेप होता है। देखिए, हमने बात करी कि अंशधारी, अब अंशधारी अगर कोई राजनेता ही हो गया, उसने पैसा लगा दिया तो वो भी बोलेगा कि मेरे हिसाब से भी काम होना चाहिए। तो जितने लोग पैसा लगाएंगे उतने लोगों का इसमें क्या हो जाएगा, इन कंपनियों में हस्तक्षेप हो जाएगा। संसद के प्रति प्रत्यक्ष रूप से जवाबदारी नहीं होने के कारण अब इन कंपनियों में देखिए, क्योंकि पैसा किसका लगा हुआ है, सरकार और निजी लोगों का, तो इन जब पैसा निजीकरण हो गया, पैसा निजी लोगों ने लगा दिया, तो इनको किसी भी लोगों को जवाब देने की या संसद में अपनी कोई भी जवाबदारी देने की ज़रूरत नहीं होती। इसकी वजह से क्या होता है कि लोगों में लड़ाई झगड़े, लोग अपने हिसाब से निर्णय लेने लग जाते हैं, खुद के मुनाफे के लिए निर्णय लेने लग जाते हैं। इनके निदेशक मंडल में मुख्यतः राजनीतिक एवं सरकारी अधिकारी ही होते हैं, जो भी पैसा लगाएगा। अब देखिए, अब ऐसी कोई कंपनी जो बहुत ज़्यादा बड़ी है, उसका अगर 1% अंश भी हमें लेना है तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, और एक साधारण व्यक्ति के लिए उतना पैसा खर्च करना क्या हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। अगर उपयुक्तता की बात की जाए, जहाँ सरकार निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करना चाहती है, जहाँ सरकार पूरा पैसा नहीं लगाना चाहती, वहाँ पे इस तरीके की कंपनी बनाई जाती हैं। जहाँ परियोजना को सरकार योजना और कोष की आवश्यकता होती है, जहाँ सरकार के पास पैसा कम है, सरकार को लोगों से पैसा लेने की ज़रूरत है, वहाँ पे इस तरीके की कंपनी शुरू की जाती है। अगर सार्वजनिक क्षेत्र में बदलती हुई भूमिका, अब देखिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की क्या भूमिका है, देश की आर्थिक विकास। भाई जब सरकार पैसा लगाती है, हमने पहले भी पढ़ा कि जब सरकार पैसा लगाती है तो वो किसके लिए लगाती है, लोगों की भलाई के लिए, कम से कम मूल्य पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाना, यही सरकार की नीति होती है। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आय तथा संपत्ति को समान वितरण करना, इसका मतलब ऐसा ना हो अमीर तो बहुत ज़्यादा अमीर हो रहे हैं और गरीब बहुत ज़्यादा गरीब, तो सबको संतुलित रखना ही सरकार के लिए क्या है, सरकार के नियमों में आता है। अगर समाज के सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका बताएं तो मूलभूत ढांचे का विकास, इसका मतलब जो हमारा जितनी भी इकोनॉमी है उसका विकास करना ही सरकार का है। क्षेत्रीय संतुलन, इसका मतलब कि लोगों में संतुलित बनाए रखना, लोगों में पिछड़े क्षेत्रों को बढ़ावा देना, उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करना। पैमाने की बचत, कुल क्षेत्र जैसे विद्युत शक्ति, प्रतिकृत गैस, पेट्रोलियम इत्यादि जैसे जिनमें बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है ताकि बड़े पैमानों में बचत या लाभ उठाया जा सके। जैसे जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, अब देखिए क्योंकि ये एक ऐसी सेवाएं हैं जो हर कोई लेता है। अब आपको क्या लगता है, सरकार मुनाफा नहीं कमा रही होगी, बिल्कुल कमा रही होगी, लेकिन इन चीज़ों में लोगों को नुकसान ना हो, लोगों को वो सेवाएं कम से कम कीमत पे
उपलब्ध कराई जा सके, इसलिए सरकार क्या करती है, अपने पास इनका नियंत्रण रखती है। हालांकि निजीकरण होता है लेकिन पूरा निजीकरण नहीं किया जाता, सरकार ज़्यादा हिस्सा अपने पास रखती है और कम हिस्सा निजीकरण कर देती है। आर्थिक शक्ति व संकेंद्रण पर रोक, इसका मतलब निजी क्षेत्र में केवल कुछ औद्योगिक घरानों ने ही बड़े पैमानों पे उद्योग में निवेश किया। जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि भाई जो इतने भी बड़े बड़े लोग हैं वही क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति के लिए निवेश करना बहुत कठिन हो जाता है। उसके पास इतनी आय नहीं होती, उसके पास इतनी पूंजी नहीं होती कि वो क्या कर पाए, निवेश कर पाए। आयात प्रतिस्थापना, इसका मतलब भारत सरकार ने पहले आयात की जाने वाली पंजीकृत वस्तुओं को उत्पादन के लिए अब कई सार्वजनिक उपक्रम स्थापित किए तथा निर्यात पर जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी कई उपक्रम स्थापन किए। इस देश के पास उपलब्ध विदेशी मुद्रा के भंडार पर भी बहुत फर्क पड़ा। अब देखिए क्या है, पहले के समय की अगर बात की जाए तो बहुत सारी वस्तुएं हम बाहर से मंगाते थे क्योंकि वो सस्ती पड़ती थी। अब इसका क्या चीज़ें आने लगी सामने कि भाई जो हमारी विदेशी मुद्रा है वो धीरे धीरे क्या होने लगी, कम होने लगी। तो सरकार ने सोचा कि भाई उनका उत्पादन हम खुद ही क्यों ना करें ताकि विदेशी मुद्राओं को बचाया जा सके। तो सरकार ने क्या किया, कुछ चीज़ों पे रोक लगा दी कि भाई ये जो चीज़ है आपको भारत से लेनी पड़ेगी, आप ज़्यादा क्वांटिटी में या ज़्यादा वस्तुओं को बाहर से नहीं मंगा सकते ताकि हमारी जो विदेशी मुद्रा है उसको बचाया जा सके। अगर सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार की बात की जाए तो पहले के समय में 17 ऐसी उद्योग थे जो हमारी सरकार के पास थी, फिर वो 8 रह गई 2001 में, और अब बात की जाए तो केवल 3 ही ऐसे उपक्रम हैं जो या फिर उद्योग है जो सरकार के पास हैं। पहला है अणुशक्ति, जैसे हमने बात करी एटॉमिक एनर्जी, दूसरा जो डिफेंस हमारी हथियार, और तीसरा रेलवे। अगर बात की जाए समझौता, अगर आप कोई भी काम सरकार के साथ करना चाहते हैं तो एक MOU साइन किया जाता है जिसे बोला जाता है समझौता विविकर्णिका। इसका मतलब क्या है कि इन इकाइयों को सरकार के साथ एक अनुबंध करना होता है जिसमें कुछ नीतियाँ लिखी रहती हैं और जिससे दोनों जो लोगों के बीच में ये MOU साइन हो रहा है, दोनों लोग अगर उससे संतुष्ट होते हैं तो उस पर अपने अपने साइन करते हैं और उन्हीं नीतियों को पालन करके क्या किया जाता है, काम किया जाता है। अगर सार्वजनिक क्षेत्र के चुनिंदा इकाइयों और अंशों का निवेदन, इसका मतलब क्या है, इनके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ इकाइयों की क्षमता अंशों को निजी क्षेत्र की इकाइयों व जनता को बेचा जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब सरकार को पैसे की ज़रूरत है, जैसे आज की बात की जाए तो सरकार ने 30% रेलवे का किसको दे दिया, निजीकरण कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार ये चाहती है कि भाई जब निजीकरण होगा तो अच्छी सेवाएं हम प्रदान कर पाएंगे। जो चीज़ें हमसे नहीं संभाली जा रही, अब निजी लोग आएंगे। देखो निजी लोगों का काम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, लेकिन वो सेवाएं भी अच्छी प्रदान करते हैं। तो सरकार ये चाहती है कि भाई लोगों को अच्छी से अच्छी सेवा प्रदान की जाए, तो तभी वो हमारी सेवाएं लेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, निजीकरण करना पड़ेगा। तो सरकार ने क्या किया, अब रेलवे में 30% निजीकरण कर दिया। इसका मतलब जितनी भी आय होगी उसमें से 30% किसके पास चले जाएगा, निजी लोगों के पास। इसके बदले निजी लोग अच्छी सेवाएं प्रस्तुत करेंगे जिससे ग्राहकों को जो असुविधा हो रही थी वो असुविधा ना हो। बीमार इकाइयों के संबंध में अब देखिए एक चीज़ और है, जितनी भी हमारी इकाइयां हैं जो बीमार हैं, जो लाभ नहीं कमा पा रही या जिनका बंद करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता हमारे सामने नहीं निकल रहा, सरकार उनका सारा जो हिसाब किताब है वो एक ऐसी कंपनी को दे देती है जो उनको चलाने की कोशिश करती है उनमें पैसा लगाकर। देखिए बंद करेंगे तो सरकार को कोई आय नहीं होगी, वो जगह भी बेकार जा रही है, सरकार को इससे कुछ आमदनी नहीं हो रही। इससे अच्छा है कि हम उस उद्योग को चलाने की कोशिश करें। अब चलाने से क्या होगा कि हो सकता है भविष्य में जाकर वो अच्छा लाभ अर्जित करने लग जाए और सरकार का जो टैक्स बनता है, सरकार का जो कर बनता है, जिसका नुकसान बंद करने पे होता वो वापस से आने लग जाएगा। अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बात की जाए, बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिनका कार्य क्षेत्र पूरी जगह पे, पूरी दुनिया में फैला होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लक्षण, विशाल पूंजीगत साधन, इसका मतलब पैसा लगाने के बहुत ज़्यादा उनके पास साधन होते हैं। वो व्यवसाय अंतर्राष्ट्रीय तरीके से करती हैं। इनका नियंत्रण जनरली क्या होता है, केंद्रीय, इसका मतलब इनका एक पंजीकृत कार्यालय होगा, वहीं से नियंत्रण किया जाता है।
आधुनिक तकनीकें, इनका जो उत्पादन करने का तरीका होता है वो भी बहुत आधुनिक होता है, नया होता है। उत्पादन में नव परिवर्तन लाना ही इन कंपनियों का क्या होता है, एकमात्र उद्देश्य होता है। तो जितनी भी ब्रांडेड कंपनियां हैं, जैसे हमारी बात करें लेवाइस, हमारी बात करें एडिडास, ये एक ऐसी कंपनी है जिनका अगर आप दुकान देखेंगे तो हर जगह, विश्व में हर जगह फैली हुई है, लेकिन इनका जो नियंत्रण हो रहा है वो एक ही जगह से किया जा रहा है। विपणन राजनीतियाँ, ये आक्रामक विपणन राजनीतियों का प्रयोग करती हैं। इनके ब्रांड सुप्रसिद्ध होते हैं तथा विज्ञापन व विक्रय संवर्धन पर अत्यधिक व्यय करते हैं। अब देखिए, आपने देखा होगा जितनी भी ब्रांडेड कंपनी है तो वो क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना एडवर्टीज़मेंट करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग विज्ञापन देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके जो जितने भी माल या उत्पादन ये करती है ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदते हैं। अगर संयुक्त उपक्रम की बात की जाए तो जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र फर्म अपनी पूंजी लगाकर एक नई फर्म बनाती हैं, एक नए उपक्रम को जन्म देती हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, संयुक्त उपक्रम। जैसे भारती कंपनी व जापान की सुजुकी ने मिलकर क्या किया, एक नई मारुति सुजुकी बनाई। पूंजी जो लगाई जाती है वो सरकार व निजी क्षेत्र द्वारा लगाई जाती है। इसका प्रबंधन निजी उद्यमियों को सौंप दिया जाता है। इसका मतलब पैसा लगाने वाली कौन, सरकार और निजी उपक्रम, लेकिन उनको संभालने वाला कौन है, निजी उद्यमी या प्राइवेट लोग ही इनको संभालते हैं। जन कल्याण व लाभ, देखिए जब सरकार आ गई तो इसका उद्देश्य क्या हो गया, जन कल्याण और लाभ कमाना, क्योंकि निजी क्षेत्र भी इसमें है तो उनका काम क्या हो गया, लाभ कमाना। ये सरकार व निजी उद्यमियों के प्रति उत्तरदायित्व होती है, क्योंकि सरकार का पैसा लगाए तो सरकार के लिए उत्तरदायित्व, और निजी उद्यमी भी अपना पैसा लगा रहे तो निजी लोगों के लिए भी इनका उत्तरदायित्व होता है। अगर लाभ की बात की जाए तो संसाधन व क्षमता में वृद्धि होना। देखिए दूसरा, उन्नत प्रतियोगिता का लाभ। इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो कार्य है, देखिए नुकसान होने के तो गुंजाइश ही नहीं रहती, क्योंकि जो पैसा लगा रहे हैं वो दोनों लोग लगा रहे हैं। नए बाज़ारों में वितरण करना, जैसे नए नए बाज़ारों में जाना, नए नए बाज़ारों में वितरण करना, नवीनता लाना, नए उत्पादन लेकर आना, उत्पादन लागत में कमी करना कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कम से कम लागत में कैसे किया जा सके। अपने ब्रांड बनाना मार्केट में, मतलब ब्रांड की छवि बनाना ताकि लोग उसे याद करें, लोगों के माइंड में वो सेट हो जाए और वो वही उत्पादन खरीदें। एक नई चीज़ हमारे सामने आई है जिसका नाम है सार्वजनिक व निजी साझेदारी, जिसको बोला जाता है PPP या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देखिए सार्वजनिक निजी साझेदारी इस तरीके से की जाती है जब ऐसा कोई कार्य करना हो जिसको समय के साथ साथ ख़त्म करना हो और जिसमें ज़्यादा पैसा भी ना लगे। तो जितने भी फ्लाईओवर, ब्रिजेस बनाए जाते हैं उसमें क्या किया जाता है, सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर काम करते हैं, वो एक साझेदारी का व्यापार करते हैं और जिस समय वो काम ख़त्म हो जाता है वो साझेदारी अलग कर दी जाती है। जैसे यातायात, सड़कें, अस्पताल, सफाई व वितरण का काम, स्कूल बनाने, विद्यालय बनाने, तो उन सारी चीज़ों के लिए इस तरीके की साझेदारी की जाती है। अब इनकी विशेषता क्या होती है, क्योंकि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के मध्य साझेदारी होती है, इसमें उच्च प्राथमिकता वाली परियोजना को काम किया जाता है जिनको कम समय के अंदर अंदर ख़त्म करना है। PPP सरकार के उन बजटीय व उधर लेने में सीमाओं से मुक्त होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब पैसा लगाना है उसमें कोई सीमा नहीं रहती, दोनों लोग पैसा लगाएंगे, लोगों से भी पैसा लिया जा सकता है। अब हो सकता है कि भाई जो दो लोग मिलकर साझेदारी कर रहे हैं, सरकार व निजी क्षेत्र जो साझेदारी कर रहे हैं, वो दूसरे लोगों से जो उस पर्टिकुलर चीज़ में, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहते हैं, उन लोगों से भी आसानी से पैसा लगा सकते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूँ, रिलायंस और हमारी जो मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो, उन लोगों ने क्या किया हुआ है, PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब जितनी भी लाइट या विद्युत ऊर्जा देनी है वो कौन दे रहा है, रिलायंस दे रहा है, और मेट्रो क्या कर रही है, आपको रेल सेवाएं प्रदान कर रही है। तो दोनों के बीच में अब जब पैसा आता है तो दोनों के बीच में जैसा उनके अनुबंध में लिखा हुआ है उसके हिसाब से जो भी लाभ होता है वो बांट लिया जाता है। अब सार्वजनिक व निजी उपक्रम के मध्य तयशुदा अनुपात में आगम, देखिए जैसे मैंने आपसे बात करी, जितना भी लाभ होगा वह तयशुदा तरीके से जो अनुबंध में लिखा होगा उसके हिसाब से बांट लिया जाएगा। तो आई होप आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आया होगा।
हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलेंगे। तब तक इस चैप्टर को रिवाइज़ कीजिए जितनी बार और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।